अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री, खैर खैरियत से हो? कैसी जा रही है आपकी पढ़ाई और कैसे जा रहे हैं बाकी मामलात ज़िंदगी? सारी चीज़ों को बैलेंस तरीके से लेके चलना ही बेसिकली इंसान का काम है। किसी एक चीज़ में ज़्यादा इंडल्ज होना और बाकी चीज़ों को इग्नोर करना, बाकी पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर करना या निगलेक्ट करना, इन चीज़ों से बेसिकली ना अवॉइड करना, मेरा ख़्याल है कि ये मतलब इंसान का बेसिक कमाल है। बाकी अल्लाह ताला आपकी खैरियत करें और जनाब आप अपनी ज़िंदगी में और अपने फ्यूचर में, अपने हाल में कामयाब रहें, अपनी गलतियों से सीखते रहें और उनको नेक्स्ट टाइम बेहतर करके दोबारा अच्छे तरीके से गलतियों से पाक हो के, कम से कम उन गलतियों से पाक हो के जो पहले की हों, आप अप्लाई कर सकें अपने मामलात। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। कहाँ तक पहुँचे थे लास्ट टाइम हम जनाब? हमने स्टार्ट किया था अल्केन्स, और अल्केन्स में हमने स्टार्ट की थी उसकी प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में हमने शुरू किए 3-4 पॉइंट जो हैं, वो 3 पॉइंट एक्चुअली वो देख लिए थे। कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड तक हो गया था। मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चाहे वो अल्केन का हो, चाहे वो अल्कीन का हो, चाहे वो अल्काइन का हो, तीनों पूछ सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तीनों इंपॉर्टेंट हैं और एक दूसरे के साथ बड़े रेलेवेंट हैं। अब मैंने अल्कीन वाला आपको यूजुअली आपको पता है कि मैं इस तरह की चीज़ें कंपेयर करके साइड बाय साइड रख के करवा दिया करता हूँ, लेकिन चूंकि अभी आपने अल्कीन पढ़ा नहीं है, अल्काइन पढ़ा नहीं है, तो इसलिए फिर अब वहीं पे डिस्कस कर लिया जाएगा, उसको मतलब अकेले डिस्कस हो जाएगा। लेकिन ये जो आपको मैंने जिस तरह कल डिटेल से मैंने बताया ना, ये पुत्र डिटेल ज़रूर ज़हन में रख लेनी। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि बुक में ना उसने थोड़ा सा यानी 1-2 स्टेप्स को काइंड ऑफ कंडेंस करके लिख दिया, इकट्ठा लिख दिया, तो मैंने इसीलिए उन स्टेप्स को भी ओपन करके लिख दिया था ताकि आपको उसमें समझने में कोई शक ना रहे। अब उसको इस तरह से समझ लें अच्छे तरीके से और उसको एब्जॉर्ब कर लें। ठीक हो गया? हमने कल जनाब 3-4 तरीके, और फिर सबसे पहला जो था सेबेशियर सैंडर्स रिएक्शन, वो मैंने आपको बताया था कि ज़रूर बाय नेम वाले जो रिएक्शन है वो आपने ज़रूर याद करने हैं और नाम से याद करने। देखें ना, अब ये हो सकता है कि बच्चे प्रिपरेशन को याद कर लें, ये याद कर लें कि जी क्या नाम है इसका, अल्केन्स की प्रिपरेशन के ये तरीके हैं, लेकिन हो सकता है उनको सेबेशियर सैंडर्स रिएक्शन याद ना रहे कि वो कौन सा है। इसलिए मैंने आपको ये बात ज़रा ख़ास तौर पे हाईलाइट की है कि उसके नाम के साथ याद करें। एक आधा क्वेश्चन इस तरह का दे ही देता है जो साइंटिस्ट के नाम पे किसी न किसी नाम पे हो और कह देता है कि जी ये वाला रिएक्शन बताएं। क्या था उसमें सेबेशियर सैंडर्स में? सिंपल सी बात थी, आपने जनाब हाइड्रोजनेशन करवाई थी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आपने सैचुरेट में कन्वर्ट कर दिया था। बड़ा आसान सा तरीका है ये, और इंडस्ट्री में बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। यही तरीका है जिसकी वजह से आपको ऑयल का घी बना मिल जाता है। अब देखिए ना, आप ऑयल में अगर कोई चीज़ फ्राई करते हैं घर में, और यकीनन आप अगर थोड़ा सा इससे शगफ रखते हैं तो आप मेरी बात से इत्फाक करेंगे। आपने ऑयल में एक पराठा बनाया हो या आपने ऑयल में समोसे फ्राई किए हों, तो उनकी यानी मामला उनका जो खस्तापन है वो घी की निस्बत कम होता है। घी में बना हुआ पराठा या घी में बने हुए पकोड़े और समोसे, उनकी बात और होती है। तो अगर आपको हम जो केमिस्ट्री वाले हैं लोग, साइंटिस्ट, अगर वो आपको ये वाला मेथड ना देते तो फिर आपको ऑयल वाले पराठे खाने पड़ते। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि केमिस्ट्री का शुक्रिया अदा करना ना भूला करें। दूसरा तरीका क्या था जनाब? अल्काइल हैलाइड वाला। सिंपल, उसमें अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन था, जिंक के साथ और किसी हैलोजन एसिड की प्रेजेंस में। उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड था, नाम से ही जाहिर है। देखें ना, अब इस तरह की चीज़ें आपको नाम से ही फ़ौरन से, यानी जहाँ पे आपको ये कह दिया कि जी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है बस। यहाँ पे कुछ भी और लग जाएगा, CH3 लगा लें या R लगा लें, जो मर्जी लगा लें।
ऐसे है ना जी, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमने क्या किया था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था उठा के ऐसे करके, किस में कन्वर्ट कर दिया था, इसको हमने CO2 बनवा दिया था इसका, और हमने पीछे जो था CH3 बचा हुआ उसका CH4 इसके साथ मिलके ये बन गया था, ऐसे हुआ था ना। तो सॉरी, जो हैलोजन का एसिड होगा इसके साथ वहाँ से हाइड्रोजन आएगा, जो हैलोजन का था या NaOH का था, Na2CO3 बन रहा था। क्लियर होगी जी बात। उसके बाद फिर कॉब्स रिएक्शन आ गया था। कॉब्स रिएक्शन में सिंपल डिसोसिएशन, जैसे एक सॉल्ट डिसोसिएट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव देता है, तो हमने ये देखा कि उसमें हमें एक कार्बोक्सिलेट आयन मिल गया। इसको कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं ना, ये देखें CH3 C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, ऑक्सलेट आयन या कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक हो गया। दूसरी चीज साथ में क्या थी, जो साथ में दूसरी चीज थी वो इसका सॉल्ट था, जो भी था, जो भी मेटल लगा था, पोटाशियम था, सोडियम था, जो भी था। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने पोटाशियम लगाया, अल्कीन के साथ आगे जाके सोडियम भी हो सकता है, पोटाशियम भी हो सकता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके जनाब। उसके बाद फिर हमने देखा कि वो एनोड और कैथोड पे जाके उसकी सिंपल ऑक्सीडेशन हो गई थी, और फाइनली हमें लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, KOH, ये सारी बाय प्रोडक्ट्स मिल गई थी। अब नेक्स्ट शुरू करेंगे पेज नंबर 144 पे, कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन्स की प्रिपरेशन। इसमें दो चीज़ें, फिर वही बात आ गई नाम बली। कैसे है, हम कर रहे हैं जनाब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, और कर कौन से वाला रहे हैं टॉपिक, इसमें पॉइंट हम कर रहे हैं फोर्थ वाला जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आती है कि बेसिकली जो कार्बोनाइल है वो है कंपाउंड है, वो है क्या, कार्बोनाइल का मतलब क्या है बेटा, ये कार्बोनाइल है, ये C डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं ये कार्बोनाइल। ये मैंने साथ दो इसके बॉन्ड्स बना दिए हैं। ये ऐसे क्यों बनाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके साथ यहाँ पे जो मर्जी आके लग जाए। मिसाल के तौर पे हो सकता है यहाँ पे कोई अल्काइल लग जाए, हो सकता है यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाए। अगर ये मामला बन जाए तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे OH लग जाए तो ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। पेज नंबर 127 याद आ गया। तो अब ये बेसिकली अब हमने इसको डील करना है। ये हम क्या कर सकते हैं कि हम कार्बोनाइल कंपाउंड को, यानी कि इसके अंदर से C डबल बॉन्ड O को, इसको ख़त्म करके और इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं हम इसमें अल्केन्स में। कैसे होगा ये रिएक्शन, बेसिकली ना दो तरीकों को मैं मेंशन करूंगा। यानी कार्बोनाइल कंपाउंड है तो 4-5 कंपाउंड्स के अंदर CO डबल बॉन्ड O है, तो ईथर में भी है तो एस्टर में भी है तो एल्डिहाइड में भी, कीटोन में भी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक में जो डिस्कस होंगे वो 2 होंगे। बुक में इसने थोड़ा सा ना इसको काइंड ऑफ कंफ्यूज करके लिखा हुआ है, मैं आपको बताने लगा हूँ ऐसे करके। इसके अंदर 2 रिएक्शंस हैं, एक है क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरी है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये ले जी, लाइन सीधी कर दूं ये वाली, ये लो जनाब। इस टॉपिक में आप 2 तरीके से इसको डिफाइन कर, 2 बातें इसमें बताएंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड, इसने शुरू में बात की ना, देखिए यहाँ पे हेडिंग थी फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इन दोनों रिएक्शंस को, इन दोनों साइंटिस्ट के नाम पे ये रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। क्लीमेंसन रिडक्शन में कीटोन को कन्वर्ट किया जाता है बड़ा आसान, दोनों बड़े आसान। क्लीमेंसन रिडक्शन में कीटोन को कन्वर्ट किया जाता है और वुल्फ किश्नर रिडक्शन में एल्डिहाइड को कन्वर्ट किया जाता है अल्केन में।
विद लिटिल डिफरेंस। जो आपने कैटलिस्ट यूज़ करना है बस वो तब्दील होगा। आप देख चाहें तो पेज नंबर 144 पे ये देख लें, लास्ट वाले 2 रिएक्शन है। आप देखें कि सिर्फ डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड में एक कीटोन है, सॉरी इसमें क्लीमेंसन रिडक्शन में एक कीटोन है, ये एक कीटोन है। इस कीटोन का नाम भी नोट कर लें, इसका नाम है एसीटोन। इसका क्या नाम है? एसीटोन। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने आगे जाके 11वें 12वें चैप्टर में ये पढ़ना है, कीटोन्स वगैरह को हमें डिटेल से वहाँ पे पढ़ना है। फिलहाल आप सिर्फ इसका नाम याद रख लें, ठीक है। क्या नाम है इसका? 3 कार्बन वाला जो कीटोन है इसको क्या कहते हैं हम? एसीटोन। हमने जनाब अली इसको कन्वर्ट करना है किसमें? अल्केन्स में। और ये कन्वर्जन कैसे होनी है? ये कन्वर्जन होनी है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, लेकिन किसके साथ? किसकी प्रेजेंस में? जिंक अमलगम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? जिंक अमलगम। जिंक अमलगम का क्या मतलब है? जिंक और मरकरी का ये मिक्सचर होता है, एक जिंक अमलगम, जिंक और मरकरी का मिक्सचर होता है। इसको साथ में थोड़ा सा यहाँ पे हैलोजन एसिड होता है, हाँ जी बिल्कुल, हैलोजन एसिड देते हैं साथ में, और ये रिएक्शन से कन्वर्ट हो जाता है सिंपल। ये देखें, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या बना देंगे? वाटर। पीछे बचा क्या? ये हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं ना, ये ढेर सारे मौजूद हैं। सॉरी मॉलिक्यूल नहीं है, ये एटॉमिक हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन, ये ढेर सारे मौजूद हैं यहाँ पे। अब यहाँ से जब ये ऑक्सीजन को लेके वाटर बना देगा तो ऑब्वियसली पीछे हाइड्रोजन खुद को इसके अंदर ऐड कर लेता है। क्या बन जाता है? CH3 CH2 CH3। क्लियर होगी जी बात? क्या मैंने किया है? क्लीमेंसन रिडक्शन। अब वही बात है, नाम से याद रखें। अगर वो किसी जगह पे मिसाल के तौर पे आपको ये नहीं कहता कि जी कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्केन बनाएं और एल्डिहाइड और कीटोन की कैसे कन्वर्जन होगी, ये पूरी बात वो नहीं कहता। हो सकता है वो आपको सिर्फ ये कह दे कि जी व्हाट इज़ क्लीमेंसन रिडक्शन, व्हाट इज़ वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। जो पूछा होगा वो उसका जवाब दोगे। क्लियर जी? सेम है। ये अगला देखें ज़रा, इसमें क्या होगा? जो डिफरेंस है वो क्या है? यहां पे मैंने क्या यूज किया है? यहां पे मैंने क्या यूज किया है? यहां मैंने यूज किया है एसीटोन यानी कीटोन। यहां पे मैं यूज कर रहा हूं एल्डिहाइड, बस ठीक हो गया। इसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं, एसिटल्डिहाइड, ये इनके कॉमन नेम है एक्चुअली। रिएक्शन किसके साथ है? रिएक्शन वही नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। अब एक डिफरेंस और है, वो डिफरेंस क्या है? कैटलिस्ट का। यहाँ पे हाइड्रोजन यूज होनी है, साथ में कुछ टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके नतीजे में बनना वही है H2O प्लस CH3 बॉन्ड CH3। लें जी, मुश्किल है तो इसमें क्या किया है? कार्बोनाइल कंपाउंड से कन्वर्जन में हमने ये जो डिस्कस करना है, इसकी प्रिपरेशन में हमने डिस्कस करना है फ्रॉम द कीटोन एंड एल्डिहाइड, इन दोनों से बनाना है इसको। लेकिन अब ख़ास बात इसमें क्या है? यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट आल्सो। मोस्ट कॉमनली वो पूछ सकता है कि बताएं जी क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है। अगर वो क्लीमेंसन रिडक्शन पूछता है तो फिर आप ये बताएंगे। अगर वो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन पूछता है तो फिर आप ये बताएंगे। और अगर वो जनरली कह रहे थे कि कार्बोनाइल कंपाउंड एसिटल्डिहाइड से या कीटोन से कैसे बनाए जा सकते हैं, एसीटोन से कैसे बनाया जा सकता है अल्केन, तो फिर आपको दोनों बताने पड़ेंगे। बात समझ आ गई? हाँ जी। फ़र्क क्या है? इसके अंदर जो आपका जो रॉ मटेरियल है, जो रिएक्टेंट है, वो क्या है? वो एसीटोन है। इसके अंदर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इसको बोलते हैं, कैटलिस्ट, वो क्या है? वो जिंक अमलगम और HCl। ये इसको बेसिकली रिड्यूस करता है और हाइड्रोजन इसके अंदर से निकलता है। हाइड्रोजन निकलता है तो वो फिर फर्दर कन्वर्ट करता है वाटर में, और साथ में वाटर प्लस अल्केन में। क्लियर हो गया जी? वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या हो रहा है? एसिटल्डिहाइड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एल्डिहाइड। इसमें N2H4 और टेम्परेचर दिया जा रहा है। नेसेंट हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है ये इसके साथ रिएक्शन करती है, वाटर बनाती है, साथ में अल्केन्स बनाती है। क्लियर होगी जी बात? पॉइंट नंबर 4, पेज नंबर 144। ठीक। नेक्स्ट टाइम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है ना, ये जो है ना, ये बड़ी मशहूर चीज़ है, और ये आप अल्लाह तौफीक देगा तो इंशाल्लाह 10वें चैप्टर में जाके इसको पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे बड़ा।
इसके रिएक्शंस और भी हम बहुत सारे देखेंगे, तो मैं इसलिए अभी बहुत सारी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ शॉर्टली बता देता हूं कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता क्या है। कौन सा 5वां पॉइंट है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम है और उसने एक बड़ा ही कमाल का रिएजेंट प्रोड्यूस किया था, और उस रिएजेंट को बेसिकली कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये कहते हैं इसको। नाम तीनों जाहिर है, 3 नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, मतलब एक इसमें चीज़ है अल्काइल, दूसरी चीज़ है इसमें मैग्नीशियम, तीसरी चीज़ है इसमें हैलोजन। बस ये रीजेंट है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन करवाते हैं बेसिकली वाटर के साथ, और इसको कन्वर्ट किया जाता है फिर अल्केन्स में। देखें ज़रा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में, अब देखें मैं यहाँ पे मैग्नीशियम को लिख लेते हैं यू सेंटर में, मैग्नीशियम लिखा जाता है सेंटर में, लिखने का तरीका यही रखना आपने। मैग्नीशियम लिखा जाएगा सेंटर में, यहाँ पे लग जाएगा हैलोजन, इधर लग जाएगा अल्काइल। क्लियर? अब बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा अभी कि जी क्यों मैग्नीशियम सेंटर में आ रहा है या कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने वो आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ना है, फिर वहाँ पे टॉपिक के साथ ही बात होगी। यहाँ जितनी बात ज़रूरी थी वो मैंने बता दी। ठीक, होता क्या है, इसका रिएक्शन कैसे होता है? ये रिएक्शन होता है ईथर की मौजूदगी में, अल्काइल मैग्नीशियम। अब मिसाल के तौर पे जब लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक्चुअल लिख दूँ, इसको क्या कहूँगा, मिसाल के तौर पे ब्रोमीन लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जनरल नाम। अब स्पेसिफिकली मैंने लिखा है तो CH3 लगाया, मैग्नीशियम लगाया, ब्रोमीन लगाया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल लगाता अगर इथाइल लगाता तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक हो गया। रिएक्शन किसके साथ होना है, HOH के साथ। HOH क्या है, वाटर। सिर्फ ओपन करके क्यों लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं कि ये देखें जो मैग्नीशियम है ना, ये इसमें से जो हाइड्रोक्सल है इसको अपने साथ मिला लेता है, और इधर पीछे क्या रह गया, ब्रोमीन, और साथ में क्या पीछे क्या बचा, ये देखें ये AOH, और ये बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये इसको रिप्लेस करता है। ये OH जो है वो इसको यहाँ से अल्काइल यहाँ से हटता है और OH इसकी जगह पे आके लगता है। ये CH3 फिर मिलता है जाके किसके साथ, ये किसके साथ मिलेगा, इस हाइड्रोजन के साथ। तो CH3 के साथ एक हाइड्रोजन और जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, यानी कि मीथेन बन जाएगा, CH4। क्लियर होगी जी बात। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। बस इतना सा रिएक्शन ज़हन में रखें, बाकी इंशाल्लाह ताला डिटेल जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर के, उसमें चैप्टर नंबर 10 पे जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह वहाँ डिस्कस होगा। क्या हुआ, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाया वाटर के साथ, प्रेजेंस ऑफ ईथर। हुआ क्या, ये जो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप था ये रिप्लेस हुआ, हाइड्रोक्सल यहाँ पे आके लगा और हाइड्रोजन इसके साथ मिला और अल्केन तैयार हो गई। क्लियर होगी जी बच्चों बात। ओके, नेक्स्ट देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़हन में रखना है, एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें से एक क्वेश्चन एक बार एंट्री टेस्ट का भी पूछा हुआ, बल्कि एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन मिला के उसने एंट्री टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये एंट्री टेस्ट का भी यानी काइंड ऑफ आप कह लें कि कंफ्यूजिंग और पसंदीदा उनका क्वेश्चन बनता है। इसलिए हम फिर इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसको एक नज़र देख लेते हैं, मैं मार्क भी करवा देता हूँ आपको, और जो एंट्री टेस्ट वाला क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। और बाकी इसको एक दफ़ा आपने रीड ज़रूर करना है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़रूर तैयार करना है। हाँ जी, एक बात जो है ना वो ये है कि जो अल्केन्स हैं C1 से लेके, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स C1 से लेके तो C4 तक ये पाए जाते हैं गैशियस फॉर्म में। ये किस में पाए जाते हैं, गैशियस फॉर्म में।
प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। C1 to C4 गैशियस, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। और जो बच्चे कैंपिंग के जाने का या जिनको कभी इत्फाक हुआ है या शौक़ है, वो जिनको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो आपने यकीनन नाम सुना होगा ब्यूटेन का। ब्यूटेन हम लेके जाते हैं कैंपिंग के लिए, जब जाया करते हैं जंगल में, तो उसमें साथ जो स्टोव लेके जाते हैं, जो चूल्हा लेके जाते हैं, उसमें यूजुअली ब्यूटेन का सिलेंडर लेके जाया जाता है साथ, वो ब्यूटेन होती है। तो C1 से ले ब्यूटेन क्या, C4 गैशियस फॉर्म, उसको कंप्रेस करके कंडेंस करके उसको उसमें कंटेनर में बंद करते हैं और फिर उसको लेके जाते हैं। और इतना सा कंटेनर होता है जो कम से कम भी कोई 3-4 घंटे की बर्निंग दे देता है हमें। बहरहाल जी, C1 से लेके C4 तक गैशियस में होते हैं, C5 से लेके C17 तक ये हैं लिक्विड में, और इससे फिर ऊपर जब जाएं ऑनवर्ड तो ये सॉलिड और सेमी सॉलिड की तरफ चला जाता है। ये आपने ज़हन में रख लेना है इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है। 1 से लेके 4 तक गैस, और जो ये तो हो गया ना क्लियर, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो पेंटेन से लेके 17 को कहते हैं हेप्टाडीकेन। पेंटेन टू हेप्टाडीकेन, ठीक है। हेप्टा मतलब 7, डीकेन मतलब 10, तो 17, 10 और 7 17। हेप्टाडीकेन तक ये होता है लिक्विड, उससे ऑनवर्ड फिर जाएं तो वो गैशियस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अच्छा जी, अल्केन्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं, बिल्कुल नॉन पोलर हैं। आगे बात होगी, अभी एक्टिविटी में डिस्कस कर देता हूँ कि नॉन पोलर कैसे हैं, अगला टॉपिक इसी में है। उसके बाद जनाब अली, फिर ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होता जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका डेंसिटी ये इंक्रीज होती जाती है। करीब हर CH2 इंक्रीज होने के साथ, इस बात का मतलब क्या है, पहला देखें ना, अगर एक था तो CH4 है, फिर दूसरा है तो CH3 CH3 हो गया, ये मीथेन है, ये ईथेन है, और CH3 CH2 CH3 ये क्या है, प्रोपेन हो गया। अच्छा एक बात और, ये बॉन्ड लगा सकते हैं बीच में, लगाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बल्कि आप इसको बॉन्ड को लगाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में उसने ज़्यादा जगहों पे लगाया ही हुआ है। किसी जगह पे उसने क्या किया हुआ है, उसने ऐसे लिख दिया यूँ CH3 CH2 CH3। तो चूंकि अब माशाल्लाह आप एक थोड़े से बड़े लेवल पे आ गए हैं, FSC के लेवल पे, सेकेंड ईयर के लेवल पे, तो जब हमने ऑर्गेनिक को इतना ज़्यादा पढ़ना भी है तो फिर हम सम टाइम अपने लिए आसानी के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट मार लेते हैं। बुक में किसी किसी जगह पे ऐसा लिखा है, ऐसे विदाउट बॉन्ड, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना कि जी ये इसने क्या कर दिया, बॉन्ड नहीं इसने लगाया हुआ बीच में, जी मिसप्रिंटिंग है, कोई मसला नहीं, ऐसे भी चलता है। CH3 CH2, अब मिसाल के तौर पे मैंने मजीद आगे लिखना है तो मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर होगी बात, कंफ्यूज नहीं होना इससे। हाँ अलबत्ता अगर बॉन्ड लगा दें तो अच्छी बात है, क्योंकि बुक में ज़्यादातर उसने जगहों पे बॉन्ड लगाया हुआ है। तो मैं ये कहने लगा था कि विद इंक्रीजिंग ऑफ एवरी CH2, ये CH2 इंक्रीज हो गया ना, ये देखिए यहाँ एक कार्बन था, यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गए। तो विद इंक्रीज ऑफ एवरी CH2 करीब 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ता है, इंक्रीज हो जाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर जी बात, ओके जी। हाँ जी, अच्छा ये बातें ना अब आपने ज़हन में रखनी, ये जो मैंने 20 से 30% डिग्री सेंटीग्रेड वाली बात बताई है ये। उसके बाद पेज नंबर 145 पे पॉइंट नंबर 3 में 3 की 4th 5th लाइन है, ये लाइन देखें ज़रा, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन हैविंग ब्रांच चेन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स हैविंग ब्रांच चेन स्ट्रक्चर आर लोअर देन द नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि ऐसे अल्केन्स, गौर से बात सुने, ऐसे अल्केन्स जो कि ब्रांच चेन हों, अपने ही जो उनके जैसे जो नॉर्मल अल्केन्स होंगे
उनकी निस्बत उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। मतलब अगर किसी जगह पे CH3 CH2 CH2 CH3 लिखा हुआ है तो ये N अल्केन है, ये N ब्यूटेन है। ये क्या है? N ब्यूटेन। N ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। N ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा, अगर यहां पे मैं कर दूं CH3 CH CH3 और यहां लगा दूं CH3, कार्बन के बॉन्ड पूरे हो गए। नाउ इट इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, क्लियर जी बात? इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है। ब्रांच्ड चेन का, ब्रांच्ड अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल ब्यूटेन से, नॉर्मल अल्केन से, नॉर्मल जो चेन है उससे कम होता है। ये बात पूछी हुई है उसने एंट्री टेस्ट में भी। वो अब देखे ना, एंट्री टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है ना फॉर्मेट, वो इसी तरह का होता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे तो उसने ये बताया ना, तो आपको पेपर में या एंट्री टेस्ट में हो सकता है वो ये कह दे कि बेटा ये बताओ कि एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या आइसोपेंटेन का। देखें एंट्री टेस्ट में वो उसी बात को जो आपको इन बुक्स में पढ़ाई जा रही है, उसी बात को, उन्हीं बातों को मॉडिफाई करके पूछता है, उन्हीं बातों को घुमा के पूछता है। अब यहां पे उसने ये बात कही है ना कि जी एन ब्यूटेन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोब्यूटेन, तो हो सकता है वो एंट्री टेस्ट में ये कह दे कि जी एन पेंटेन और आइसोपेंटेन में बताएं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका हायर होगा। क्लियर होगी बात? इसमें आप फिर कहेंगे कि जी एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहां से पता चला है कि ब्रांच अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम और जो जो चेन वाला ओपन चेन, क्या इसको बोलते हैं, नॉर्मल चेन है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्लियर होगी जी बात? इसको जहन में रख लें, इसको मार्क कर लें। बाकी बातें सारी क्लियर हैं। जैसे जैसे अल्केन्स में उसका मैस बढ़ता जाता है, ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वो सारा कुछ इंक्रीज होता जाता है, लेकिन रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, अप्रॉक्सीमेट। चलें जी, यहाँ पे मामला हुआ ख़त्म आपके प्रिपरेशन का। अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन आज पूरा नहीं हो पाएगा, मुकम्मल बात नहीं हो सकेगी इसमें, टाइम हमारे पास पूरा ही है अब बाकी तो, लेकिन रिएक्टिविटी कोशिश करते हैं जितना हो गया, तो बाकी फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में देखेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, ये बड़े फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के कि जी रिएक्टिविटी डिस्कस करें, रिएक्टिविटी अल्केन की डिस्कस करें, रिएक्टिविटी अल्कीन की डिस्कस करें, रिएक्टिविटी अल्काइन की डिस्कस करें। इस चैप्टर के लास्ट में एक टॉपिक आता है जिसमें तीनों की रिएक्टिविटी को कंपैरिजन करते हैं। ये बड़े फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड के। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है, बात को बता के पूरे तीनों के कंपैरिजन में। इसलिए आपने इसको याद तो जो करना है वो करना है, लेकिन इसको कंसेप्चुअली लेना है, इसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है। मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कंसेप्चुअली इस बात को कन्वे करूं, आपने भी इसको कंसेप्चुअली ऑब्जर्व करना है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स का क्या मतलब है? हाउ डू अल्केन्स रिएक्ट किसी दूसरे चीज के साथ। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूं कि जी अल्केन्स हैं, कोई अल्केन है, उनकी एसिड के साथ रिएक्शन हो, उनका बेस के साथ रिएक्शन हो, उनका जनाब किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन हो, तो हाउ डू अल्केन्स बिहेव? कान खोल के बात सुने। अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। लीस्ट रिएक्टिव का क्या मतलब है? इंतहाई कम रिएक्शन करते हैं, इजीली रिएक्शन नहीं करते,
इनकी रिएक्शन करने की ख़ास कंडीशंस हैं जिनमें ये रिएक्शंस करते हैं, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं करते। इसीलिए आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक वर्ड यूज़ किया था, पैराफिन्स। वी से अल्केन्स पैराफिन्स, अल्केन्स को पैराफिन भी कहा जाता है। पैराफिन मीन्स लीस्ट रिएक्टिव, लिटल रिएक्टिव, जो कम रिएक्शन करते हैं। क्लियर होगी जी बात? पैराफिन्स का क्या मतलब है? कम रिएक्शन जो करते हैं, इसीलिए इनको पैराफिन भी कहा जाता है, क्योंकि अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रो, यानी जब मैं बात करता हूँ अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन तो मैं इसमें अनसैचुरेटेड के साथ कंपेयर कर रहा हूँ ना, अल्कीन्स के साथ, अल्काइंस के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो उन तीनों में अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, अब अगली बात सुने और इसके बाद फिर आज का हम टॉपिक क्लोज करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं आज पढ़ेंगे। टू टाइप ऑफ रिएक्शन अल्केन्स कैन शो। दो कंडीशंस हैं जिसमें अल्केन्स रिएक्टिविटी शो करते हैं या रिएक्शन करते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, दूसरा थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस। इसकी तो शायद समझ ना आई हो, लेकिन इसकी मेरा ख्याल आपको आ जाएगी फौरी तौर पे, सुनते ही देखते ही आ जाएगी। नाम से ज़्यादा थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस का क्या मतलब है? थर्मल या कैटालिटिक डीकम्पोजिशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ हीट में, प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर में, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट में रिएक्शन करेंगे। यह तो नाम से जाहिर है। थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस का क्या मतलब है कि जब आप इनको स्पेशल कंडीशंस देंगे, थर्मली इनको यानी प्रोवाइड करेंगे कंडीशन, या इनको आप कोई कैटालिस्ट देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो ये रिएक्शन करेंगे और यूजुअली डीकम्पोज होते हैं, टूट जाते हैं। दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यहाँ से बात आगे चलाएंगे। आज आपने पेज नंबर 145 पे जो इसके दो रिएक्शंस जो हुए हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। इसकी चार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जहन में रखें कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन में हमने बात शुरू कर ली है, और रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन में मैंने आपको बता दिया कि अल्केन्स आर पैराफिन्स। व्हाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स? बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। हाँ, कम रिएक्शन करते हैं, लेकिन टू टाइप ऑफ रिएक्शन, या कह सकते हैं हम कि टू कंडीशंस हैं जिसमें वो रिएक्शन करते हैं। एक, या तो वो सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसके ऊपर, या वो शो करेंगे जनाब अली थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस। थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन मैंने आपको बता दिया कि वो नाम से जाहिर है कि इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैटलिस्ट रिएक्शन होगा, डीकम्पोजिशन होती है, उसका ब्रेक डाउन होना है, जो भी होना है वो उसी में होगा। क्लियर जी? यहाँ तक रखते हैं, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, अच्छे तरीके से समझ लें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। गुड लक।